तो दोस्तों आज के ये जो वीडियो है ये टोटल 2 पार्ट में है। दोनों पार्ट में ही मैं आप लोगों को इंडिया की तरफ से डेवलप किए जाने वाले महत्वपूर्ण हथियारों के बारे में जानकारी दूंगा और ये बताऊंगा किस तरीके से इन हथियारों की वजह से इंडिया अब और ताकतवर बनने जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों वीडियो का सबसे पहला पार्ट स्वदेशी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार प्रोग्राम मतलब उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली फायर कंट्रोल रडार के प्रोग्राम को लेके है। तो वही पे वीडियो के दूसरे हिस्से में मतलब आखिरी हिस्से में आप लोगों को इंडिया की तरफ से डेवलप किए जाने वाले एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में इन दोनों विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों आपको पता होगा कि डीआरडीओ के शाखा जिसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट या फिर LRDE कहा जाता है, उसके तरफ से इंडियन एयरफोर्स के इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों के लिए एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे फायर कंट्रोल रडारों के डेवलपमेंट किया जा रहा है। इन रडारों को उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार का नाम दिया गया है, जिसका सबसे पहला इस्तेमाल तेजस मार्क 1A प्रोजेक्ट में होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो 73 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है, उनमें कुछ इनिशियल बैच में जहां पे इजरायली एल्टा ELM-2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया जाना है, तो वहीं पे एयरक्राफ्टों के बाकी मॉडलों में उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल होगा। तो वहीं पे दोस्तों सवाल बना हुआ था कि अगर तेजस मार्क 1 प्रोग्राम में इन रडारों का इस्तेमाल किया जाना है तो अब तक ये रडार तैयार हो जाना चाहिए। और अब एक बड़े रिपोर्ट के अंतर्गत खुलासा किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार को लेके एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया गया है और यह अचीवमेंट है एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंडक्ट करना, जहां पे बताया जा रहा है कि इसके डेवलपमेंट ट्रायल को लगभग समाप्त कर लिया गया है और अब प्रोग्राम को प्रोडक्शन और डेवलपमेंट डिलीवरी के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। मतलब इन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार के डेवलपमेंट ट्रायल लगभग समाप्त हो चुका है और अब इसके प्रोडक्शन शुरू होने जा रहा है ताकि इसका इस्तेमाल तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के डिलीवरी के साथ उसमें किया जा सके। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि ये जो उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे फायर कंट्रोल रडार है, ये करीबन 95% इंडोजीनियस कंपोनेंटों से लैस है और इसमें केवल मात्र एक ही इंपोर्टेड कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो रडार है इसका रेंज करीबन 100 किलोमीटर है और ये हवा में एक साथ 50 टारगेटों को ट्रैक जहां पे कर सकता है, तो वहीं पे एक साथ 4 टारगेटों को एंगेज करने का क्षमता रखता है। इन रडारों को सबसे पहले हमें तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के 20वां डिलीवरी मॉडल में देखने का मौका मिलेगा और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो रडार है करीबन 780 ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल से लैस है। हालांकि दोस्तों तेजस मार्क 1A प्रोजेक्ट में जिन रडारों का इस्तेमाल किया जाएगा उसे लेके बताया जा रहा है कि ये उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार के मार्क 1 वर्जन होगा, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऑलरेडी इसके सेकंड डेरिवेटिव वर्जन मतलब मार्क 2 वर्जनों के ऊपर भी काम शुरू करने का बात कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट में इसके सेकंड डेरिवेटिव वर्जन का इस्तेमाल होगा जो संभावित 992 ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मॉड्यूल से लैस हो। हालांकि बताया जा रहा है कि मार्क 2 वेरिएंट के उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार मार्क 1 वेरिएंटों के मुकाबले में अधिक रेंज में अधिक टारगेटों को ट्रैक भी कर पाएगा और साथ ही साथ अधिक टारगेटों को हवा में एंगेज भी कर सकेगा। दूसरी तरफ बताया ये भी जा रहा है कि इन्हीं उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे मार्क 2 रडारों का इस्तेमाल करके सुपर सुखोई प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाया जाना है। मतलब सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को जो अपग्रेड किया जाना है उस दरमियान भी उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार के मार्क 2 वेरिएंटों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों में भी उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडारों का इस्तेमाल किया जाना है, लेकिन बताया जा रहा है कि AMCA एयरक्राफ्टों के लिए इसके और भी आधुनिक वेरिएंटों का निर्माण किया जाएगा जो प्रेजेंट सॉलिड स्टेट गैलियम आर्सेनेट वर्जनों के जगह में लेटेस्ट गैलियम नाइट्रेट वर्जनों से लैस होगा। मतलब इसके जो ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल है उसमें बदलाव किया जाएगा जो एक तरीके से रेंज को बढ़ाने में सक्षम तो होगा ही, साथ में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी देगा और रिपोर्ट के मुताबिक ये और भी अधिक रेंज में इवन स्मॉलेस्ट टारगेटों को भी डिटेक्ट कर सकेगा। हालांकि दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार के अलावा IRST मतलब इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टमों का भी इस्तेमाल होगा, इसका खुलासा हो चुका है। लेकिन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में इस तरीके के सिस्टमों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं इसके बारे में अब तक जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ अनऑफिशियल सोर्सेस का कहना है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में भी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टमों का इस्तेमाल होगा। दूसरी तरफ रिपोर्ट के मुताबिक गैलियम नाइट्रेट बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार गैलियम आर्सेनेट बेस्ड रडारों के मुकाबले में करीबन 50% अधिक इफेक्टिव है। वहीं पे रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि जो नेवी के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट हो रहा है उस प्रोजेक्ट में भी इंडिया के तरफ से गैलियम नाइट्रेट बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडारों का ही इस्तेमाल किया जाना है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं वीडियो का दूसरा हिस्सा मतलब भारत की तरफ से डेवलप किए जाने वाले एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम के बारे में। तो दोस्तों एक तरफ जहां पे बॉम्बर एयरक्राफ्ट काफी बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है और वहीं पे कुछ हफ्तों से चर्चा हो रहा है कि इंडिया के द्वारा लीज में स्ट्रेटेजिक बॉम्बरों को हासिल किया जाएगा कि नहीं
नहीं या फिर इंडिया को किस तरीके से अब मीडियम रेंज के बॉम्बरों का आवश्यकता है, तो वहीं पे इसके साथ साथ अब जानकारी ये भी दिया जा रहा है कि इंडिया अपने खुद के एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर भी काम कर रहा है। बेसिकली दोस्तों कुछ हफ्तों से चर्चा का विषय बना हुआ है कि इंडिया के जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है या फिर कहे तो न्यूक्लियर डिटरेंस है, उसे मजबूत करने के लिए इंडिया को लीज में बॉम्बर एयरक्राफ्टों को लेना चाहिए। और बेसिकली बॉम्बर एयरक्राफ्टों के ऊपर जब भी चर्चा हो रहा है तब भी दो प्लेटफॉर्मों के ऊपर सबसे अधिक चर्चा हो रहा है। एक तो रशिया के TU-160 व्हाइट सॉन नामक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, तो वहीं पे दूसरा अमेरिकी B-1। हालांकि दोस्तों B-1 केवल मात्र इस तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर अमेरिका के द्वारा रशिया और भारत के डील को रोकने का प्रयास किया जाए या भारत के जो संभावनाएं है उसे रोकने का प्रयास किया जाए तो अमेरिका शायद B-1 का ऑफर करे। पर उसके साथ साथ अगर न्यूक्लियर डिटरेंस को मजबूत करना है तो चर्चा का विषय ये भी बना हुआ है कि भारत को अब खुद के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के डेवलपमेंट करना चाहिए। पर दोस्तों बॉम्बर तो एक बहुत ही बेहतरीन हथियार होगा जो भारत के कैपेबिलिटी को मजबूत कर सकेगा, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे डिलीवरी मींस का भी आवश्यकता है जो न्यूक्लियर डिटरेंस को हवा से लंबे दूरी तक दाग सके, खास करके एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। दोस्तों इस तरीके के मिसाइल ऑलरेडी चाइना और रशिया जैसे देशों के पास है। हालांकि दोस्तों चाइना के पास होने का सिंपल मतलब ये है कि ये भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा और ऐसे में इसे काउंटर करने के लिए भारत को अपना खुद के एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए। इवन दोस्तों कुछ सालों से चर्चा का विषय ये भी बना हुआ था कि भारत अपने खुद के एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों का डेवलपमेंट कर रहा है, तो वहीं पे अब इसे लेके एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए DRDO इस तरीके के प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए संपूर्ण रूप से आजाद है। तो रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि DRDO की तरफ से टोटल एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम के अंतर्गत दो अलग अलग मिसाइलों के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिनमें एक शॉर्ट रेंज के एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होगा जिसका रेंज 600 से 700 किलोमीटर तक होगा, जबकि दूसरा 1500 किलोमीटर रेंज वाले एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होगा। हालांकि ये प्रोजेक्ट काफी हद तक सीक्रेट है और इसके बारे में जानकारी काफी कम है, तो वहीं पे इस वजह से ये भी कहना अब तक संभव नहीं हो पा रहा है कि दोनों मिसाइलों ही परमाणु हथियारों से लैस होगा या फिर दोनों ही कन्वेंशनल हथियारों का मिसाइल होगा। पर फिलहाल प्लेटफॉर्म को देखते हुए बताया ये भी जा रहा है कि ये केवल मात्र इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के इस्तेमाल के लिमिटेड होगा, मतलब इनका इस्तेमाल केवल मात्र सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों के द्वारा ही किया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर भी यही परेशानी है कि इसका इस्तेमाल केवल मात्र सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के द्वारा ही किया जाना संभव है। दोस्तों एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल असल में काफी भारी भरकम होता है और ऐसे में इसे कैरी करने के लिए हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट का आवश्यकता होता है। और इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को देखा जाए तो यहाँ पे सुखोई 30 MKI ही एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो अपने फ्यूजलाज के नीचे 2 टन या 3 टन से भी भारी हथियारों को कैरी करने में सक्षम है। दोस्तों फिलहाल देखा जाए तो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल में काफी अधिक अंतर होता है और एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल एक तरीके से एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल से अधिक एडवांटेज रखता है, खास करके रफ्तार के मामले में और रेंज के मामले में। एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जहां पे हाईली मैन्यूवरेबल होता है और लो रफ्तार में मतलब सबसोनिक रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है, तो वहीं पे एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल इतना अधिक मैन्यूवरेबल तो नहीं होता है, लेकिन ये काफी अधिक रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है, जिस वजह से ये कम से कम समय में अधिक से अधिक डिस्टेंस को कैरी कर सकता है। और ऊपर से दोस्तों इसे अगर एयरक्राफ्टों में तैनात किया जाता है तो ये कहीं से भी हमला करने में सक्षम है। और दोस्तों आजकल तो इस तरीके के टेक्नोलॉजी भी डेवलप्ड हो चुका है जहां पे इस तरीके के मिसाइल में एक से अधिक वॉरहेड को लगाया जा सकता है। हालांकि एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को अगर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल में कन्वर्ट किया जाना संभव है तो ये एक तरीके से इंडियन नेवी के ताकत को भी मजबूत करेगा। और चाइना जिस तरीके से बड़े जहाजों को निर्माण करके इंडियन ओशन के अंदर आने का तैयारी कर रहा है और इंडिया को समुद्री सरहद में भी घेरने का तैयारी कर रहा है, उसके खिलाफ भी बड़ा डिटरेंस बनेगा। और इस तरीके के एंटी शिप मिसाइलों को अगर परमाणु हथियारों से लैस किया जाना संभव हो पाता है तो एक तरीके से समुद्र के अंदर संपूर्ण रूप से एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को भी दफन करना संभव हो पाएगा। बेसिकली दोस्तों इस तरीके के एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों के डेवलपमेंट के साथ साथ भारत को अब अपने हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्टों के ऊपर भी फोकस केंद्रित करना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में इस तरीके के मिसाइलों को केवल मात्र सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के भरोसे में छोड़ना काफी नहीं होगा, बल्कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म भारत को चाहिए जो बड़े आकार के हथियारों को कैरी कर सके और लंबे दूरी तक ऐसे एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों को कैरी भी कर सके और फायर भी कर सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।